गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा का सेकंड पार्ट का 6th लेसन जल संसाधन का अध्ययन करेंगे, जिसका फर्स्ट लेक्चर में हम जल संसाधन के बारे में काफ़ी जान चुके हैं। इसके बाद आज हम करेंगे कि जल का संरक्षण कैसे किया जाता है। भारत के अंदर जल संसाधन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में किया। भारत में कौन कौन से जल संसाधन हैं, जल संसाधन के स्रोत क्या है, उन सब के बारे में हमने देखा। पीने योग्य जल भारत में कितना है, लवणीय जल कितना है और उसका प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। जल संरक्षण और प्रबंधन। अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर महासागरों से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने हैं और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीक और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण का निवारण। उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों से अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत यानी उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू में ठोस और अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिर्स्राव नदी में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधनों गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक संदूषण नदियों में प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहे हैं। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। तो यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित यानी भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो दिल्ली और इटावा के बीच है। दूसरी प्रदूषित नदियां अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडयार, कोम, वगई, हैदराबाद में मूसी और कानपुर और वाराणसी में गंगा है। भौमजल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण कारण होता है। वैधानिक संस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है, उसके भी सीमित प्रभाव हुए हैं। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिप्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। दूसरा, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग, जैसे शोधित अपशिष्ट जल, उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं।
इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तो जल संभर प्रबंधन का अर्थ यह है कि किसी भी तरीके से हम भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाएं, उसका संरक्षण करें। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। हरियाली केंद्र सरकार का एक प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू, जल और आप। नीरू का अर्थ है जल और मीरू का अर्थ है आप। कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद, अरवारी पानी संसद यानी अलवर राजस्थान के में अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ताल, जोड़ों की खुदाई कराना, चेक डैम बनाना। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल वृत्तों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिक अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद सुरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढे और कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है, और यदि इसे जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग में किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतत संचयन जलाशयों, झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टांका के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो वर्षा जल संग्रहण की विधियों को समझने के लिए यहाँ चित्र दिया हुआ है। उस चित्र को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। ये देखिए जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण कि किस प्रकार से चारों ओर के जल को लाकर ये छोटे छोटे डैम बनाकर, चेक डैम बनाकर जल को इकट्ठा किया है। यहाँ पर ये वर्षा जल संग्रहण का कार्यक्रम दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। यानी पूरे छत के पानी को एक टैंक में इकट्ठा करने के लिए ये वर्षा जल संग्रहण किया गया है। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप में निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट दी गई है। पेयजल, सिंचाई,
जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग। तो इसके मुख्य लक्षण हैं, इस ब्लॉक में दिए हुए हैं। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने के जल का घटक के रूप में सम्मिलित करना चाहिए, जहां पेयजल के स्रोत की कोई भी विकल्प नहीं है। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद भौमजल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतह और भौमजल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए। शिक्षा, विनिमय उपक्रमों, प्रेरकों, अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार ये भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हमने जल के संरक्षण के बारे में इस लेक्चर में देखा।